मायनों में इंडिया एक इंडिपेंडेंट शिप बिल्डिंग पावर बन जाएगा। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस पर वर्क शुरू किया जा सकता है। जहां तक टैरिफ का सवाल है, फिलहाल यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का इंडिया पर उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है जितना कुछ एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था। हाँ, कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, ऑटो पार्ट्स आदि पर असर जरूर पड़ा है और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने पर विचार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के महीने में इंडिया का एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ लगभग 20% बढ़ा है और इंपोर्ट भी 13% के आसपास बढ़ा है। इसका अर्थ यही है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कह ले, उसे इंडियन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है और इंटरनेशनल ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अंततः अमेरिका को अपने टैरिफ स्टैंड को बदलना पड़ेगा। इन सब डेवलपमेंट्स का मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ करंट ट्रंप टैरिफ सिचुएशन को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ कदम उठा रहा है। इंडिया को यह साफ दिख रहा है कि आने वाले वर्षों में मैरीटाइम पावर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल दोनों दृष्टियों से डिसाइसिव होगी। इसलिए इंडिया अभी से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है। अगर 2047 के गोल को देखें तो इंडिया के पास लगभग 24 ईयर्स हैं। इस दौरान यदि इंडिया लगातार इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ता है तो यह पूरी तरह पॉसिबल है कि 2047 तक इंडिया दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस की लिस्ट में आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए और भी एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने होंगे? बिल्कुल, कुछ और एरियाज हैं जिन पर काम करना जरूरी होगा। सबसे पहले इंडिया को मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर जैसी स्पेशलाइज्ड स्टडीज को और बढ़ावा देना होगा ताकि स्किल्ड मैन पावर की कमी न रहे। दूसरा, इंडिया को आरडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि शिप डिजाइनिंग में भी इंडिया सेल्फ रिलायंट बन सके। तीसरा, देश के छोटे और मिड साइज शिपयार्ड्स को भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल अपनाया जा सकता है। यदि इन सभी फैक्टर्स को एक साथ देखा जाए तो साफ है कि इंडिया एक मैरीटाइम रेनेसांस के दौर में प्रवेश कर चुका है। ये वही शक्ति है जिसने एंशिएंट टाइम्स में इंडिया को विश्व गुरु बनाया था। हिस्ट्री खुद को दोहराता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही तय करता है जो सही टाइम पर सही मूव करे। इस बार इंडिया ने मूव किया है और ये मूव इंडिया को सिर्फ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं बनाएगा, बल्कि सीज पर स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी भी देगा। और याद रखिए, जिस देश के पास समुद्र का कंट्रोल होगा वही फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बनेगा। अब बात आती है कॉमन सिटीजन की रोल की। कम से कम इतना तो हम सब कर सकते हैं कि इन डेवलपमेंटल एफर्ट्स को समझें, इन पर चर्चा करें और इंश्योर करें कि सही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि नेशनल डेवलपमेंट को लेकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने। बहुत से लोग आज पूछते हैं, क्या इंडिया 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा? बिल्कुल, बशर्ते हम सब मिलकर इस डायरेक्शन में सोचें और विश्वास रखें। इंडिया ने शिप बिल्डिंग जैसे टफ सेक्टर में कदम रखा है। यह प्रूव करता है कि देश अब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपने फेवर में बदल भी रहा है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय उस देश का होगा जो जमीन नहीं बल्कि समुद्र को पढ़ पाता है। इंडिया अब अपनी मैरीटाइम वेव्स में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि शक्ति, अवसर और भविष्य देख रहा है। यह फ्यूचर दूर नहीं है, बस हमें क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मौजूदा पॉलिसीज और फंडिंग मॉडल इंडिया को 2047 तक एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग सुपर पावर बना पाएंगे या हमें और भी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप इंडिया के इस मैरीटाइम फ्यूचर पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही और इनसाइट्स आप तक पहुंचते रहें।